नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति आखिर क्या थी, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा और हड़प्पा संस्कृति का विकास कैसे हुआ। तो आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति जो थी, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा। देखिए, बेसिकली ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय कांसे का विकास हो चुका था और हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग अच्छी तरह से कांसे का इस्तेमाल करना जानते थे। और जो कांसा था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस समय कांसे का इस्तेमाल अच्छी तरह से लोग करना जान गए थे। और कांसा जो है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। और ये जो है मिलके बनता है मूलतः तांबे से और जिंक से, यानी जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो कॉपर और जिंक से मिलके बनाया जाता है ये आजकल। लेकिन उस समय जो इस्तेमाल होता था कांसे को बनाने में, वो किसका इस्तेमाल होता था। कांसे को बनाने में उस समय इस्तेमाल होता था टीन का और तांबे का। तो टीन और तांबे का इस्तेमाल होता था, तो इसका मतलब ये है तांबे का विकास हो चुका था, इसकी खोज हो चुकी थी। इससे पहले ताम्र पाषाण काल जो है तांबे से जुड़ा हुआ है, जो कि हड़प्पा से पहले का काल है, उसमें खोज हो चुकी थी तांबे की। तो सबसे पहली धातु जिसकी खोज की मनुष्य ने, वो थी तांबा। अब क्या हुआ कि जब तांबे की खोज हो चुकी थी, और क्योंकि तांबा और जिंक मिला के तांबा और जिंक मिला के कांसा बनाया जाता है, और तांबा और जस्ता जो है, तांबा कॉपर को तांबा और जिंक को जस्ता बोला जाता है। तो इन दोनों को मिला के, मूलतः इन दोनों को मिला के कांसा बनाया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि उस समय टीन जो था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और टीन और तांबे को मिलाकर हम कांसे का निर्माण करते थे। यानी कांस्य युगीन सभ्यता के लोग टीन और तांबे को मिला के जो है कांसे का निर्माण करते थे। इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। जो तांबा था, उसकी खोज तो हुई थी राजस्थान के खेतड़ी में। तांबे की पहली बार खोज कहाँ हुई, राजस्थान के। जो टिन था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। यानी कि हमारे पास तांबा पहले से था और टिन जो है अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, और इन दोनों को मिला के जो है कांसे का इस्तेमाल, इस दोनों को मिला के कांसा बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हड़प्पा संस्कृति का वास्तव में नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। क्योंकि देखिए, ऐसा है, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई। यानी हड़प्पा एक स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ से सबसे पहले हमें इस संस्कृति के बारे में पता लगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति। हुआ क्या था कि यहाँ पे सबसे पहले 1921 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कर्जन ने 1903 में। और लॉर्ड कर्जन ने, तो इसके महानिदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल जो थे, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जी ने क्या किया, वहाँ की खुदाई करवाई और हड़प्पा का पता लगा। लेकिन जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं वो पंजाब और सिंध में माने जाते हैं, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी में ये पड़ते हैं। सिंधु नदी की घाटी है, उसी में ये पड़ते हैं, जिसके कारण इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। लेकिन जो इसके प्रमुख केंद्र हैं, परिपक्व हड़प्पा केंद्र हैं, वो पंजाब और सिंध में हैं। तो इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा सोने, देखिए अर्थव्यवस्था जो थी यहाँ के लोगों की, जिस पे ये सबसे ज़्यादा आधारित थे, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि मानी जाती है। मतलब ये किस पे आधारित थे, कृषि करते थे यहाँ के लोग। तो इसका मतलब क्या था कि इससे पहले, कृषि करने का मतलब इससे पहले इन्होंने
पहिए की खोज कर ली होगी, पहिए की खोज हो चुकी होगी, आग की खोज हो चुकी होगी, ठीक है, ये तमाम चीज़ों की खोज हो चुकी होगी, तभी कृषि तक पहुँचे। कुछ यदि हम बोलें सोने की खोज भी हुई तो 1800 ईस्वी में ईसापुर में कोलार की खान में, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये, यहाँ पे सोने की खोज भी 1800 ईसापुर में हुई थी, कोलार की खान से हमें पता लगा। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या होता है कि यदि हम कुछ और बात करें पुराने इतिहास की, यदि हम प्राचीन काल में जाएं, यानी पाषाण काल में जाएं, तो क्या होता है कि थोड़ा हमें ये जानने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो इतिहास है उसे इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति तक उससे पहले भी हमारा इतिहास रहा, लेकिन उसको कितने भागों में बांटा गया और दृष्टिकोण से या पढ़ाई की दृष्टि से या उसको स्टडी करने के अप्रोच से हमने किस प्रकार से उसको डिवाइड किया, ये थोड़ा जानने की ज़रूरत है, ताकि हम जान लें और फिर हम यहाँ पे पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो हमारा हड़प्पा संस्कृति है ये कौन से काल में आता है, ठीक है, ये हमारा जो है ये आपका आता है किस में, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं स्टडी के दृष्टिकोण से कि जो इतिहास है उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया, ताकि जो आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें। देखिए हुआ क्या कि इसको 3 भागों में बांटा गया। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार, यानी कि अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया इतिहासकारों ने। पहला है पुरापाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास के मेन 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, उसके अंदर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आते हैं। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल इसे इसलिए कहा जाता है, यानी प्राग जमा इतिहास, अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः जो है पुरातात्विक जो साधन थे उन पर निर्भर करता है। यानी इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हम लोगों को, जिसके कारण क्या होता है यहाँ के ये माना जाता है, क्योंकि मानव का जीवन एक असभ्य माना जाता है, बर्बर माना जाता है। मतलब इस समय क्या था कि किसी तरह की सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, आदमी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए लगभग जो है हम इस काल को जो है क्या मांगते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हमको, सब टोटल हमने जो है यहाँ पे पुरातत्व साधनों के आधार पे हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो रहा होगा। फिर प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें कि हड़प्पा संस्कृति को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति आपने देखा, आपको बताएंगे कितनी ज़्यादा अपनी जो है नगरीय सभ्यता का विकास था। यहाँ पे सबसे पहली नगरीय सभ्यता ये थी, ठीक है। इसमें जो है तो आदि ऐतिहासिक काल में ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब आदि ऐतिहासिक काल क्या है, यहाँ पर क्या था, इसमें जो है दोनों प्रकार के हमें यहाँ पे मिलते हैं साक्ष्य, साहित्यिक भी मिलते हैं और पुरातात्विक भी मिलते हैं। तो इनके मतलब जो है आधार पे हम लोग इस इतिहास को जानते हैं। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना हम आदि ऐतिहासिक काल में ही करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदि ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई हम लोगों को। मतलब आदि ऐतिहासिक काल की जो लिपियां हैं उनको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमें पूरी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। और एक बात आदि ऐतिहासिक काल से देखें तो गैरिक एवं कृष्ण लोहित जो मृद भांड थे वो संस्कृति इसी काल से संबंधित रखती है। अब लास्ट होता है ऐतिहासिक काल। इस काल में इतिहासकार क्या थे, उस काल की संज्ञा देते हैं कि इसमें ये मानते हैं कि लिखित साधन उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है, जिससे कि मानव सभ्य बन गया था ये पता लगता है। और ये काल जो है पुरातात्विक हमारे पास जो है वो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं और विदेशियों का बहुत सारा वर्णन, क्योंकि लिखित साक्ष्य होने की वजह से और लिपि है उसको पढ़ा जा सका है। तो हम ये कह सकते हैं इतिहास को जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट दिया गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें कोई लिखित साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साधनों के आधार पे हम लोग समझते हैं आज उसको। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें जो है हमारे पास जैसे हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं तो हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं
और कुछ हमारे पास साहित्यिक जैसे लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधन हमारे पास हैं, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा जा सका है और हमारे पास दोनों तरह के साक्ष्य लिखित भी हैं और हमारे पास पुरातात्विक भी हैं, ठीक है, और विदेशियों के कुछ वर्णन भी हैं। तो बहुत कुछ हमारे पास ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ हमारा इतिहास की को इतिहासकारों ने अपनी जो है स्टडी के दृष्टिकोण से जो है 3 भागों में बांट दिया। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ हम इसीलिए बात करते हैं प्रापाषाण काल में। तो थोड़ा सा हम जानते हैं जो प्रागैतिहासिक काल जो है प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में इसको बांट दिया गया। यदि हम इसमें एक और जोड़ दें ताम्रपाषाण काल भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है यदि हम इसकी गणना करें प्रागैतिहासिक काल की तो ये 20 लाख जो है BC से लेके ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और इसके अंदर तीनों आते हैं जिसमें आपका जो है प्रापाषाण काल सबसे पुराना यानी 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ये। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल हमारा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। इसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल में हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग हम लोग मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के लगभग इसको माना जाता है। लेकिन इसके बारे में सबसे आधुनिक जो है वो कौन सा है, वो देखिए यहाँ पर कार्बन डेटिंग 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व जो है वो मानी जाती है इसकी एग्जैक्ट जो है तिथि हड़प्पा संस्कृति की, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मत हैं, वो बाद में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में बता रहा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें वैदिक सभ्यता आती है। और वैदिक सभ्यता में आपके जो है ऋग्वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल भी इसी के अंदर आता है। तो जो वैदिक सभ्यता है वो हमारी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और वैदिक सभ्यता जो है वो हमारी ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन जो काल है, अब देखिए क्या होता है, जो ऐतिहासिक काल है उसको हमने कई भागों में बांट लिया, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं, लिखित भी हैं और विदेशियों के वर्णन भी हैं और हमारे पास पुरातात्विक साधन भी हैं उसको स्टडी करने के। प्राचीन काल सबसे पहले 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत इसमें आता है 712 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व। आधुनिक भारत इसमें आता है 1707 ईसा पूर्व से 1964 ईसा पूर्व। और आधुनिक विश्व जो है वो भी इसी के अंदर आता है हमारा इतिहास काल में। अब जो प्राचीन काल में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने को हमें मिलती हैं। महाजनपद काल जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ। मगध का साम्राज्य जो है उसका विकास हुआ 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा ये। फिर मौर्य साम्राज्य आया, फिर संगम काल आया, फिर मौर्योत्तर काल जो आया, फिर गुप्त साम्राज्य आया, फिर हर्षवर्धन का काल आया। ये सब कुछ प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में जो है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल में 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक चलता है ये। इसमें उत्तर भारत में राजपूत थे, पाल थे, गुर्जर थे, प्रतिहार थे। और दक्कन में हमारे जो थे, दक्कन का पठार जो है वहाँ पे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट जो थे शासक। और दक्षिण में हमारे चेर, पांडव, चोल और शाही चोल ये सब लोग थे। और उसके बाद आता उत्तर मध्यकालीन काल जो कि 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक चलता है। इसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत था, चौहान थे, मुगल थे। दक्कन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे। और दक्षिण भारत में जो था चेर, देवगिरी, वारंगल, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकती और द्वार समुद्र के होयसल। तो ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं ये हमारा उत्तर मध्यकाल में आया, यानी मध्यकालीन भारत के अंदर पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। इसके बाद जो बचता है वो है आधुनिक भारत, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए। और उसके बाद मुगल साम्राज्य काल का विघटन हो जाता है
और यहाँ पे उत्तराधिकारी राज्य बन जाते हैं बहुत सारे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक बड़े बड़े राज्य का उदय होता है। मुगल के साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर बाद में भारत में अंग्रेज़ों का विजय, यानी अंग्रेज़ों की भारत पर विजय, जिसमें बहुत सारे युद्ध होते हैं और अंग्रेज़ उसको जीत जाते हैं। जिसमें कर्नाटक का युद्ध था, बंगाल का जिसमें प्लासी और बक्सर की विजय से जो है अंग्रेज़ अपनी प्रभुसत्ता को वहाँ पे स्थापित करते हैं भारत में। मैसूर का युद्ध हुआ, मराठा संघ की समाप्ति कर दी और पंजाब का अधिकरण हुआ। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने जो है इनके काल में दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण और स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, बहुत सारी चीज़ें आधुनिक काल में आधुनिक भारत में पढ़ने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें थी। एक इतिहास का परिचय है जो कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। तो जो हमारा हड़प्पा संस्कृति है ये हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जानने की ज़रूरत है और इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो एक परिचय मैंने आपको इतिहास का दे दिया जो कि बहुत ज़रूरी था, जिसको समझना बहुत ज़रूरी था, और जिसको एक दिमाग में इमेज बन जाती तो बड़ी इजीली हम लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा है। तो देखिए आगे जानते हैं हम लोग कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो इसमें जो पुरापाषाण काल था इसमें आग का आविष्कार हो चुका था, और मध्य पाषाण काल में जो है, पुरापाषाण काल को हम पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक जो है युग कहा जाता है, उसमें आग की खोज हो चुकी थी। और मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक युग कहा जाता है, इसमें पशुपालन वगैरह शुरू हो गया था। और नवपाषाण काल में जो है इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, यानी कृषि का आविष्कार यहाँ हो चुका था, यानी कृषि शुरू हो गई थी, पहिए का आविष्कार भी हो गया था इसीलिए यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा हम बोलते हैं। और उसके बाद हमारा आया आद्य ऐतिहासिक काल। तो जब आद्य ऐतिहासिक काल आया तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग कांसे का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते थे। कांसा बनाने के लिए तांबा, जिसकी खोज जो भारत में हो चुकी थी, और तांबे का जो है खेतड़ी राजस्थान में इसकी खोज हुई थी। और सबसे पहले और जो टिन था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पशुपालन और ये सब वृक्षारोपण ये सब लोग लगभग थोड़ा सा जानने लगे थे, जिसके कारण यहाँ पे लोग कृषि करने लगे थे। और अर्थव्यवस्था जो थी मेन वो डिपेंड थी कृषि के ऊपर। यदि कृषि की बात की जाए तो कृषि जो थी सबसे पहले जो है गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हमको 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में मिले। पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, वहाँ से मिले गेहूं और जौ के साक्ष्य। नवपाषाण काल में ये आता है, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व। इसके बाद प्राचीनतम जो साक्ष्य थे हमें वो 9000 ईसा पूर्व जो है कहाँ से मिले, लहुरा देव यानी संत कबीर नगर से। हमको उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं कृषि के, सबसे पुराने 9000 ईसा पूर्व में मिले थे लहुरा देव में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है यह धान की भूसी जिसको हम कहते हैं, जो कि सालों साल जो है नष्ट नहीं होती है, कोल्डिवा से इलाहाबाद में जो है यूपी में इलाहाबाद में कोल्डिवा से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य ये रहा। सर्वप्रथम मानव के जो साक्ष्य हैं वो नर्मदा घाटी से मिले हमें, नर्मदा नदी घाटी से। और पशुपालन वृक्षारोपण मैंने आपको बताया ही है, जो कि हमें राजस्थान से मिले हैं। देखिए सबसे पहले हड़प्पा की जो हमें जानकारी मिली वो मिली, जो हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति चार्ल्स मैनसन थे, जिन्होंने 1826 में ये जानकारी दी, लेकिन इनकी बात को किसी ने भी माना नहीं। 2 भाई थे बर्नेट, जो कि लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उन्होंने भी बताया कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में, लेकिन इनकी बात को भी दरकिनार कर दिया गया, नहीं माना गया। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उनको एक मोहर मिली थी, जिसके ऊपर एक श्रृंगीय हिरण वाली मोहर थी। उसके एक श्रृंगीय हिरण मतलब बना हुआ था, एक श्रृंगीय मतलब एक सींग वाला हिरण बना था। और जब जो है इनके द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन को जब इस बात का पता लगा, तो लॉर्ड कर्जन जो पुरातत्व विभाग का गठन कर दिया 1903 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और उसका जो चीफ थे वो जॉन मार्शल को बना दिया गया महानिदेशक। और जो सबसे पहले दयानंद साहनी और राखलदास बनर्जी जो थे उनकी सहायता इन्होंने की थी, जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सभी को पता लगा।
देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो ईसा पूर्व है, जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो काल निर्धारण की बात है हड़प्पा संस्कृति की, ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया रही है। जटिल प्रक्रिया इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं और सभी ने अलग अलग मत दिए हैं इसके बारे में। तो अलग अलग मत दिए हैं, सारे मत जो है हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रेडियो कार्बन जो है सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी जो है, जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि काल निर्धारण करते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो सबसे नवीन विश्लेषण पद्धति जो है वो रेडियो कार्बन 14 है। तो रेडियो कार्बन 14 के हिसाब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है, इसकी एक तिथि मानी गई हड़प्पा संस्कृति की। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मान्य तिथि भी है और यही मानी जाती है। तो यदि ये पूछा जाए कि कौन सी सर्वाधिक मान्य तिथि है, तो वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तिथियां हैं जो कि यहाँ पर डीपी अग्रवाल जी ने 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दी। इसके अलावा फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व दी। मार्टिमर व्हीलर ने जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व दी। तो ऐसे बहुत सारे, जॉन मार्शल ने जो है सबसे पहले 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व दी, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य है वो रेडियो कार्बन वाली है, 2350 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो दिस इज़ द फर्स्ट। ये था कुछ जो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, और इसके बाद हम कुछ कल जानेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।